मेरे को पता था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होगा एग्जाम देने से पहले ही। तो उस टाइम तक मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे को एग्जाम फियर होने लगा था। Hi guys, introducing our very first guest on this channel, IIT Podcast with Somnath, your host. This is Arpit Singhal. He's my batchmate from IIT KGP, and I've known him from for over 13 years now. ये मतलब one of the closest friends I've had in IIT, and उनके साथ हमेशा से ही कांटेक्ट रहा हुआ। किसी के साथ कांटेक्ट छूट गया, बट अर्पित के साथ हमेशा रहा है। तो हाँ, अर्पित, वेलकम टू द शो एंड thanks for being the first guest. Yeah, thank you so much for inviting me to your podcast and giving me this opportunity to tell people about my journey, about myself, and about our journey together in the IIT. And So there are a lot of viewers who are aspiring for IIT, मतलब उनको पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन की ज़रूरत है। बहुत लोग हैं जो IIT में हैं ऑलरेडी या क्रैक कर चुके हैं, तभी ऑन देयर 4 year या 5 year जर्नी में हैं। तो दे ऑल्सो होपफुली लर्न समथिंग अबाउट हाउ टू नेविगेट लाइफ इन IIT और बियॉन्ड। तो हम लोग फोकस करेंगे, टोन थोड़ा लाइट रखेंगे इसको, with certain motivational stories and also struggles. Excuse me. So life before IIT, in IIT, after IIT, basically 3 parts ही हैं। तो let's start life before IIT से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जनरली बहुत ही छोटे एज से ही जनरली एज्यूम किया जाता है कि IITians are very smart and they are, but छोटे एज से अगर स्टार्ट करो तो मान लो क्लास 5th तक या 6th तक, हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? फर्स्ट टू 8th ही बोले जाए तो मैं हमेशा फर्स्ट टू 8th मैंने टॉप किया है अपनी लाइफ के अंदर। पहले कुछ याद आ रहा होगा आपका, एक मम्मी का स्टोरी था जो आप बता रहे थे पहले। तो ये बताते हैं कि तो 3 साल का था ना मैं जब, तो 3 साल के अंदर स्कूल में लेने से मना कर दिया टीचर ने। मम्मी ने जबरदस्ती सर को बोला कि आप तो लो इसको स्कूल के अंदर। मतलब LKG UKG के अंदर मेरे को 12th तक टेबल याद करा दी मेरी मम्मी ने। LKG के अंदर स्कूल नहीं गया, उससे पहले मुझे 100 तक काउंटिंग याद करा दी मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी ने मुझे तब वो टेबल 12th तक सिखा दी, ABCD, हिंदी का वर्णमाला, अक्षर वगैरह सब सिखा दिया। हमारे स्मॉल टाउन के मुश्किल से 2 या 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, उसमें से एक मैं पढ़ता था। बहुत ही छोटा स्कूल था, उसमें हर क्लास में 10 से 15 बच्चे थे। तो एक तरीके से हम बबल में रह रहे थे 8th क्लास तक कि भाई आप 15 बच्चों के अंदर आप टॉप कर रहे हो, आपको टीचर सब जानते हैं, आप एक चैप्टर पढ़ाते हैं, टीचर आपको आंसर लिखा देते हैं, आप उसमें से आंसर याद करके चल जाते हो, आप उस आंसर के अकॉर्डिंग पेपर के अंदर लिख देते हो। मैथ्स मेरी शुरू से अच्छी थी, मैथ्स में कोई डाउट ही नहीं था, रटने वाली काम नहीं थी मैथ्स के अंदर। तो बाकी कोई और सब्जेक्ट है उसके अंदर, मतलब एक बार नहीं 2 बार नहीं, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी थी और मेहनत बहुत थी घर वालों के हिसाब से। सुबह उठ करके एक अपने अपने अंदर से जुनून था, मतलब कि मुझे पढ़ने का और याद करने का। इससे रिलेटेड भी एक इंसिडेंट आता है कि हमारे 8th के पहले एक बार हमारे मतलब प्रिंसिपल या स्कूल के चेयरमैन नहीं बोलेंगे, वो क्या कहते थे, वो वहीं के लोकल ही थे, तो काफी अच्छी जान पहचान, वहाँ घर से स्कूल हमारा 100-200 मीटर की डिस्टेंस पर ही है। तो उनके 2-3 स्कूल थे वहाँ पर, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम अलग अलग। तो हुआ क्या, वो आते रहते थे बच्चों से मिलने। हमारे स्कूल में कंसेप्ट था कि टीचर घर जाकर के बच्चों के पेरेंट्स से मिलते थे। उन्होंने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया था कि आप घर जा करके बच्चों के पेरेंट्स से मिलोगे, पेरेंट टीचर मीटिंग आप घर पे लोगे, ना कि पेरेंट स्कूल में आएगा। आप घर जाओगे, बच्चों को आप मंथली या बाय मंथली आप आपके बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से आप उनका रूटीन चेक करोगे, आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो क्या है क्या नहीं है। तो एक बार वो खुद आ गए। अब मतलब मैं तो एकदम घबरा गया, भैया क्या हो गया, ये क्या हो गया। आकर के देखे मम्मी के सामने मैं जाकर के एक अलार्म वॉच, मैं अलार्म वॉच उठा के ला रहा हूँ उनके सामने। मैं इतना डर रहा हूँ कि ये कैसे आ गए। मैं उनको अलार्म वॉच में अलार्म दिखा रहा हूँ, देखिए सर मैं 4 बजे का अलार्म, 5 बजे का अलार्म भरा सुबह का, मैं उठ के पढ़ता हूँ। मतलब उस टाइम पर हमारा इतना ज्यादा या तो मोटिवेशन कह लो अपने आप से, या
टीचर के प्रति रिस्पेक्ट कह लो या उसको थोड़ा सा डर भी कह लो, वो तीनों का मिक्स था कि हम उस जर्नी के अंदर सफल हो पा रहे थे। जैसे हाँ आप बोले कि 8th तक एक लेवल का प्रिपरेशन होता है, फिर आता है 9th से 10th एक फेज आता है, फिर आता है कि 10th टू 11th का एक फेज आता है, बहुत बड़ा जंप होता है। मेरे लिए पर्सनली वाज लाइक मतलब ह्यूज जंप। 10th तक तो कोस्ट कर रहे थे हम लोग, और फिर 11th में आके एकदम ब्रेक लगता है। तो आपका प्रिपरेशन कैसा था? और फिर मैं उसी के साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछना चाह रहा हूँ कि डिड यू नो अबाउट आईआईटी पहले से, या मतलब उससे ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था कि आप 8th से जब आगे बढ़े थे दैट वाज कि स्कूल लेवल पे ही फोकस करना है, देन आईआईटी बाद में देखा जाएगा? आपका कब और कब जाने आप आईआईटी के बारे में, और कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? तो आईआईटी के जानने का तो ऐसे था कि मैं सवाई माधोपुर में रहता हूँ, और सवाई माधोपुर और कोटा के बीच में 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो और कोटा में हमारे रिलेटिव रहते हैं, मामा जी वगैरह काफी लोग रहते हैं, तो हमें ये तो पता था कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी की प्रिपरेशन होती है क्या है, ये तो सब मुझे पहले से ही पता था। 7th 8th 9th 8th के पहले से मुझे पता था। तो आईआईटी के अंदर किस लेवल की प्रिपरेशन होगी क्या है ये सब, तो उनकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ। और बाकी हमारे रिलेटिव मिलने वाले आसपास में रहने वाला एक कई स्टूडेंट्स गए। जब मैं 8th में था तो वो मेरे से 2 साल सीनियर थे, तो वो 11th क्लास के अंदर फाउंडेशन कोर्स करने चले गए आईआईटी का कोटा में। तो मुझे तब से ही पता चल गया था कि आईआईटी का फाउंडेशन कोर्स 11th में स्टार्ट होगा, और 2 साल की आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। बट ये नहीं पता था कि वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या मांगता है वो कोर्स, वो आपका बेसिक्स कैसा मांगता है, आपका बेसिक्स कैसा होना चाहिए, आपका प्री फाउंडेशन स्कूल लेवल पे क्या क्या स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें ये नहीं पता था कि हमें मैथ्स स्ट्रीम लेनी है कि बायोलॉजी स्ट्रीम लेनी चाहिए। मेरे केस में ये था कि मुझे मैथ्स पसंद थी, इसलिए मैंने मैथ्स स्ट्रीम ली। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके बाद में आगे लाइफ के अंदर क्या होगा। आईआईटी कर लूंगा, आईआईटी के बाद क्या है लाइफ, वो सब बताने वाला कोई नहीं था। जस्ट ये था कि आईआईटी के अंदर जाना है मुझे, आईआईटी ही क्रैक करना है। मेरा सिर्फ ये पता था मुझे कि मुझे 11th और 12th में कोचिंग करने जाना है। मेरा और मेरे घर वालों का दोनों का ही मतलब कंबाइंड डिसीजन था फ्रॉम 9th क्लास ऑनवर्ड्स की 2 साल बाद तुम्हें आईआईटी की कोचिंग करने भेजेंगे, तुम अभी से अच्छी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे पास ये अगले 4 साल है। वो यही कहते थे हमेशा कि तुम्हारे पास अगले 4 साल है, जो कि एक जनरल तरीके से आजकल एक मीम टाइप हो गया है कि आप 4 साल पढ़ लो, फिर उसके बाद अच्छा हो जाएगा, फिर आईआईटी कर लो फिर अच्छा हो जाएगा, फिर कॉलेज कर लो फिर अच्छा हो जाएगा। बट वो एक मीम नहीं था मेरे लिए, एक मेरे मतलब मेरी सच्चाई थी कि वही सच्चाई थी। वो मेरे घर वालों के लिए और मेरे लिए। उसके पीछे का कारण भी एक बहुत बड़ा ये है कि मैं जिस परिस्थिति में पला बड़ा हूँ, जिस परिस्थिति में मेरे घर वालों ने मुझे बड़ा किया है, उस परिस्थिति से निकलने के लिए वही एक सीढ़ी थी। अगर मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर रहा हूँ तो मैं वापस से उसी दलदल के अंदर, उसी जिंदगी के अंदर जी रहा हूँ जिसके अंदर कि मैं पहले जी रहा था, जिसके अंदर कोई रेस्पेक्ट नहीं है। अगर समाज के सभी लोगों से रेस्पेक्ट चाहिए तो मुझे आईआईटी क्रैक करनी ही है एट एनी कॉस्ट। दैट वाज माय एम एंड ड्रीम। और तो मुझे 9th सबसे पहला शॉक तो मुझे 9th में ही लगा था कि मैं 8th क्लास तक एक स्कूल में पढ़ता था, 9th में मेरा स्कूल चेंज हुआ, मैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर गया। अब केंद्रीय विद्यालय के अंदर स्टडी का लेवल थोड़ा बढ़ गया जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उससे। सिलेबस चेंज हो गया 9th के अंदर, एक तरीके से पूरा की पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है सिलेबस के अंदर। जो 8th के अंदर पढ़ते हो आप उसका बहुत ही एडवांस वर्जन आ जाता है एकदम शिफ्ट होकर के। एनवायरनमेंट चेंज हो गया, अब मैं बड़े स्कूल में पढ़ रहा हूँ। पहले मैं 10-15 बच्चों के स्कूल में क्लास में पढ़ता था, अब मैं ऐसी क्लास में पढ़ रहा हूँ जहाँ 40-45 बच्चे हैं। स्कूल के अंदर 500 से 700 बच्चे हैं, एक बड़ा स्कूल है, उसके अंदर सभी तरह की एक्टिविटीज होती हैं। वो स्पोर्ट्स के अंदर भी कराते हैं, वो आपको हिंदी एलोकेशन, इंग्लिश डिबेट्स, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स कहूँगा मैं कि कम पैसे के अंदर अगर आपका बच्चा केवी के अंदर
सिलेक्शन करवा पा रहे हो आप, तो केवी ना छोड़ें। और आप खुद कोटा से पढ़े हो, एंड आजकल बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे या फिर सुने भी होंगे आईआईटी के बारे में, बहुत सारे लोगों का नोशन इसलिए फ्रेम्ड है क्योंकि एक नेटफ्लिक्स में बहुत ही शानदार सा शो आया था, कोटा फैक्ट्री, जिसमें हमारे सीनियर जीतू भैया, जितेंद्र कुमार भी थे, कभी उनको भी बुलाएंगे, शाउट आउट टू जीतू भैया उनको काफ़ी फॉलो किया। या तो आपका कोटा में एक्सपीरियंस कैसा था, एंड जितना दिखाया गया है शो में, आपका उसके साथ रिलेटेबल कितना था एक्सपीरियंस, और कोटा का सच क्या है? कोटा का सच कोटा फैक्ट्री के अंदर बिल्कुल साफ-साफ दिखाया गया है। जो कोटा फैक्ट्री के अंदर दिखाया है वो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल 100% वैसा ही होता है। कोटा एक फैक्ट्री बन चुका है आज के टाइम में। हमारे टाइम में भी कोटा एक फैक्ट्री की तरह ही था। एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ, मैं बंसल क्लासेस में पढ़ता था 11th क्लास के अंदर। बंसल क्लासेस की बिल्डिंग 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। मैंने एज़ ए स्मॉल टाउन बॉय मैंने 8 फ्लोर की बिल्डिंग अपनी लाइफ़ में कभी नहीं देखी थी। मैं मेट्रोपॉलिटन और बड़े शहरों के साथ बात नहीं करूँगा, लेकिन एक टियर 3, टियर 4 टाउन का बच्चा 8 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं देखी थी मैंने अपने जीवन के अंदर। तो पहली बार गए कोटा। कोटा में भी वो वन ऑफ द सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। उस टाइम पर कोटा में भी उतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। कोटा में भी जब हम 2008 के अंदर कोचिंग करने गए थे, तब बंसल क्लासेस का जो बिल्डिंग था वो वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग था कोटा के अंदर। तो उस बिल्डिंग के जब हम 8th फ्लोर पर से नीचे देखते थे ना, तो साइड में उन्होंने एक पार्किंग के लिए, साइकिल पार्किंग के लिए एक जगह रख रखी थी। वो ऊपर से देखने में ऐसा लगता था कि कोई साइकिल की फैक्ट्री है साइड में आपके। कम से कम उसके अंदर आपको 5000 साइकिलें खड़ी मिलेंगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको देखने में वो ऐसा लगेगा कि आप साइकिल की फैक्ट्री की तरफ देख रहे हो नीचे। महावीर नगर का एरिया था जिसके अंदर बच्चे सुबह-सुबह 6 से 7 बजे के बीच में कोचिंग के बच्चे आ रहे हैं। उनकी 2 शिफ्ट में बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लाइक ए फैक्ट्री में वर्कर आते जाते हैं, उस तरीके से वो वर्कर आ रहे जा रहे हैं, एक ही ड्रेस पहन कर के, एक कलर की ड्रेस थी उनकी। अ, किस्मत से हमारी कोचिंग की तो ड्रेस नहीं थी, इसलिए हम कम से कम वर्कर नहीं लगते थे, बट ये एक अच्छी बात थी। बट एक दूसरी इंस्टीट्यूट की ड्रेस वर्करों वाली थी। जीवन में कभी साइकिलों से जाम लगते हुए कोटा में देखोगे आप। मतलब साइकिलों से जाम लगते हुए कहीं नहीं देखोगे। कार से, बाइक से जाम लग जाएगा, लेकिन कोटा में साइकिलों से और बच्चों से, पैदल चलने वाले बच्चों से जाम लग जाता है। एंड फिर आपका लाइफ कैसा था? फर्स्ट टाइम मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप फैमिली से दूर रह रहे होंगे, तो वो जर्नी हाँ, कैसा था? हाँ, मतलब वो जंप तो था बहुत उधर कि वो तो इमोशनल था, कैसा था? बहुत ही एकदम मेरे लाइफ के अंदर बहुत टर्निंग पॉइंट था। मेरे को वैसे तो 2 साल के लिए एक तरीके से मोटिवेट करके, मुझे पुश करके किसी तरीके से उस फ्रेम ऑफ माइंड में डाल दिया गया था कि मुझे कोटा जाना है। कोटा में मेरे मामा जी थे, रियल मामा रहते हैं कोटा में, तो उनके पर्सनल सपोर्ट पर भी मैं, उनकी थोड़ा सपोर्ट पर भी मैं कोटा गया था। भले ही मैं रहता थोड़ा दूर था, बट एक मेंटल, एक इमोशनल सपोर्ट था वहाँ पर उनका मेरी लाइफ के अंदर। दूसरी बात है कि वो चेंज था मेरे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा, जब आप बिल्कुल अकेले रह रहे हो। एक 15 साल का बच्चा बाहर गया है, एक 15 साल का एक छोटा, मतलब जो अभी जिसने अभी मतलब एक 5-7 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर करता था मैं अपने लाइफ के अंदर, स्कूल से घर के बीच में। अब वो बच्चा वहाँ से 100 सवा 100 किलोमीटर दूर अलग रह रहा है। खाना वो मेस में खा रहा है। मेस का मतलब वहाँ पर गंदा ही है। मैसी है। मेस का मतलब मेसी है वहाँ का खाना, कि भाई वो मेस का खाना खा के आज भी मैं अपने हेल्थ कंडीशंस के साथ जूझ रहा हूँ। मुझे आज भी कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स है कि मैं पूड़ी वगैरह ये सब ऑयली फूड खाऊं तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, कोटा की वजह से। वहाँ मुझे ये नहीं पता कि गर्मी क्या है, पानी क्या है, ठंडा पानी क्या है, कूलर क्या है। कूलर भले ही आपके रूम में हो, लेकिन हाँ, कोटा की तपती गर्मी के अंदर आदमी फ्रिज का पानी पीना पसंद करेगा, लेकिन वहाँ आपको नहीं मिल रहा है।
तो एकदम पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। आप घर पे मम्मी के हाथ का खाना खाते हो, वहाँ मेस का खाना खा रहे हो। वहाँ वहाँ मेस वाले से भी मान लो आपकी लड़ाई हो जा रही है, या किसी वजह से किसी आपके लैंडलॉर्ड के साथ आपकी लड़ाई हो जा रही है। तो इन सभी बहुत छोटी-छोटी बातों में आपके कभी कोई सब्जी वाले के साथ आपका कोई इंसिडेंट होते हुए देख रहे हो, आप कोई दुकान वाले के साथ देख रहे हो कि उसने आपसे पैसे क्यों लूट रहा है। तरीके से कोटा बहुत ही कमर्शियलाइज़ होता जा रहा था उस टाइम पर ये बहुत ही मेरे लिए बहुत नया था कि मैं अपने सिटी के अंदर ये सब नहीं देखता था। वहाँ तब पे कोटा में कितने साल रहे थे? मैं 3 साल रहा कोटा के अंदर, 2008 से लेके 2011 के बीच में। मैंने ओके। 11th किया, 12th किया, उसके बाद रिपीट किया मैंने 1 साल, सेकंड ओके, चांस तो मैंने आपका फर्स्ट एस्पायर टाइम किया था। क्लियर हाँ नहीं हुआ था, और बहुत सारे लोग को ऐसा होता है फर्स्ट टाइम जो क्लियर नहीं हुआ। वाज इट सैड? और मतलब मोटिवेशन का ऐसे लाए कि सेकंड टाइम वापस अटेम्प्ट करना है? मतलब कोई गारंटी नहीं है होगा कि नहीं, बट स्टिल आपको वो फोकस रहना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट टाइम भी करेंगे, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करेंगे ही। रिपीट करना और उसके बीच की सिलेक्शन नहीं होना भी बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। ये चैलेंज कोटा के जो 3 साल की जर्नी है वो मेरी अकेले के लिए ही चैलेंज था, वो मेरी फैमिली के लिए भी था। फ्रॉम एन हम्बल बैकग्राउंड आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर उस टाइम पर 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं? हम्म। मेरी 3 साल की जर्नी के अंदर मेरे पेरेंट्स ने मिनिमम एस्टिमेट भी लगाऊँ तो कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा मेरे ऊपर किया है, जो कि 2008 से 11 के बीच में बहुत बड़ा अमाउंट था। तो वो उनके लिए भी चैलेंजिंग था और मेरे लिए भी चैलेंजिंग था। उन्होंने ना मुझे कभी बताया कि उन्होंने कैसे चैलेंजेस फेस किए। फर्स्ट चैलेंज है इमोशनल ड्रेन, कि माँ के लिए एक बेटा जा रहा है, पिता के लिए एक बेटा जा रहा है घर से दूर, वो कैसे रह रही है, वो कैसे घंटों अ, एकदम परेशान हो रही हैं। सेकंड फाइनेंशियली, पिता कैसे फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रख पा रहे हैं। उसी बीच में हमारे घर पे तो 2 प्रॉब्लम थी। एक कि हमारा अ, एक और नया मकान भी बन रहा था उस टाइम पर। तो 2 तरफ फाइनेंशियली चैलेंज फेस कर रहे हैं मेरे पापा। एक दूसरी तरफ है वो फिज़िकली भी चैलेंज फेस कर रहे हैं कि वो मेरे ऊपर ध्यान दें, अपने काम के ऊपर ध्यान दें, या वो अपना मकान बनवाएँ। मेरी सिस्टर अपनी मम्मी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है घर पर। वो मेरे से 1 साल छोटी है, तो वो कैसे वो उनको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट कर रही हैं। वो खुद भी सपोर्ट कर रही हैं, वो खुद भी बोर्ड के एग्ज़ाम और इन्हीं सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही है। तो इसी तरीके से ये फैमिली का सपोर्ट ही था कि उन्होंने कभी मुझे ये फ़ील नहीं होने दिया कि अ, मतलब तुम्हें किसी चीज़ की कमी है। कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया, कभी उन्होंने मुझे एक रुपए का भी कभी एक ऐसा चैलेंज नहीं दिखाया कि नहीं हमारे पास इस महीने नहीं है कि अगले महीने होंगे। कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, कभी इमोशनली उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि बेटा वापस आ जाओ। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मतलब उसको इमोशनली यही सपोर्ट किया कि भई आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, हम तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, आप भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाओ। और आपको और हमको भले ही आप हमारी लाइफ को उतना अच्छा करो या ना करो, मेरे पेरेंट्स का हमेशा था कि भले ही उनकी लाइफ को मैं अच्छा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। मैं पढ़ा लिखा होना चाहिए समाज के अंदर, मैं सभ्य समाज का नागरिक बनना है मुझे। मुझे सभ्य समाज का नागरिक बनाना उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन था मुझे। हाँ, एक इंसिडेंट आया था मेरे टाइम में जब मैं 12th के अंदर था, लेकिन वो इंसिडेंट भी इस यही था कि जब आप एग्ज़ाम के पास आते हो और आपकी तैयारी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं होती, तो कभी-कभी आप थोड़े से इमोशनली ब्रेक होने की पॉइंट पर आने लगते हो। आप ब्रेक तो तब भी मेरी फैमिली ने मुझे ब्रेक नहीं होने दिया। उन्होंने तब भी मेरी मम्मी आई, कुछ दिन मेरे साथ रही एग्ज़ाम के बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पर। उन्होंने मुझे उस टाइम सपोर्ट किया, फैमिली को अकेला छोड़ कर के वहाँ पर आई। तो तब भी उन्होंने मुझे इमोशनली ब्रेक डाउन पॉइंट पर नहीं आने दिया, जो कि आजकल बच्चे आ जाते हैं या कहीं पर पहुँच रहे हैं। तो उस वजह से मैं मतलब मेरी जर्नी स्मूथ हो गई। अब
आपका दूसरा क्वेश्चन कि मेरा फर्स्ट टाइम फेलियर का क्या मतलब है? फर्स्ट टाइम फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये था कि 2 साल की जो जर्नी थी ना, वो तो एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ था मेरे लिए जीवन के अंदर। जैसे मैंने बताया कि मैं 8th तक टॉपर था, 9th के अंदर गया, फिर मैं थोड़ा-सा शिफ्ट आया मेरे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कि मैं कैसे चीज़ों को समझता हूँ, मैं कॉम्पिटिशन लेवल कहाँ देखता हूँ। 11th में जाने के बाद और ज़्यादा शिफ्ट आया कि अब मैं तकरीबन 10,000 20,000 बच्चों के बीच में कम्पीट कर रहा हूँ। मेरी कोचिंग के 10,000 बच्चों के बीच में मैं कम्पीट कर रहा हूँ। अब मुझे उसके अंदर पता चलने लगा कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ गया एकदम से। आदमी घर से दूर बच्चा घर से दूर आया है, पढ़ रहा है, उसको सभी तरीके की फोर्सेस सभी तरह के फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो वो किस तरीके से एक मोल्ड कैसा प्रोडक्ट निकलेगा? तो उस टाइम पर इंटरनल फोर्सेस जो कि मैं खुद मेरे को जिस तरीके से अपने आप को शेप देना था वो नहीं दे पाया मैं उस टाइम पर पढ़ाई के रूप में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही निठल्ला नाकारा था। मतलब मेरी प्रिपरेशन तब भी थी कि मैं इस रिपीट के अंदर मैं क्रैक कर सकता हूँ एग्जाम। मेरी प्रिपरेशन ऐसी नहीं थी कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। 11th-12th के अंदर ऐसी मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। इसका मतलब ये था कि मैंने 50% ऑफ सब चैप्टर्स मुझे अच्छे थे। 50% ऑफ चैप्टर्स मुझे अच्छे नहीं थे जिसके ऊपर मैंने फोकस नहीं किया कि भाई हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक लेवल बढ़ गया पढ़ाई का, तो वो 50% चैप्टर आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं। आपने नहीं पढ़े, मैंने नहीं पढ़े, मैंने ध्यान नहीं दिया उन चैप्टर्स के ऊपर क्योंकि वो बहुत ही फास्ट पेस था सब कुछ मेरे लिए 2 साल के अंदर। जिस लेवल ऑफ एजुकेशन से मैं उठा था, उस लेवल ऑफ एजुकेशन से मेरे लिए बहुत फास्ट पेस था। तो उसी की वजह से मैं उस पेस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया और फिर रही बात बोर्ड के प्रेशर की, तो फिर मैंने बोर्ड के एग्जाम को सही से देना ज़रूरी समझा क्योंकि आईआईटी में तो मिनिमम क्राइटेरिया था। 80% के अराउंड की बोर्ड के अंदर आपका मतलब 60% मिनिमम था कि आपका 60% आना चाहिए, बट एक सब्सटेंशियल अमाउंट बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए फिर मैंने बोर्ड के एग्जाम पे फोकस किया और आईआईटी की प्रिपरेशन को फिर मैंने होल्ड पर रख दिया लास्ट के 3-4 महीने के लिए। फिर मैंने बोर्ड के लिए तैयारी करी, उसके बाद में मेरे को पता था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होगा एग्जाम देने से पहले ही। एग्जाम देने के बाद की बात ही नहीं है ये एग्जाम देने के पहले ही मुझे पता था और उनको पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट तो मैंने एग्जाम तो दिए, सभी एग्जाम दिए, आईआईटी दिया, ट्रिपल ई दिया, जिससे एनआईटी में सिलेक्शन होता था उस टाइम। अब तो जेईई मेंस के रूप में जाना जाता है ये वाला एग्जाम। तो ये सभी एग्जाम्स के अंदर मैं बहुत अच्छा नहीं हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे मार्क्स उतने भी नहीं आए थे कि मतलब कट ऑफ से भी बहुत कम नंबर थे मेरे। कट ऑफ से भी मैं 50% कम आ रहे मेरे कट ऑफ से भी। तो इस तरीके के मार्क्स आए मेरे। एकदम से शिफ्ट हुआ एग्जाम के अंदर सब कुछ। जब आपने पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं करी है तो फिर सिलेक्शन तो आपका होगा ही नहीं, ये तो आपको पहले से ही पता है। पता था, इसलिए मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं था। ये बात मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। कोई बच्चे छुपाते हैं कि मेरे एग्जाम के अंदर कुछ ये हो गया कि वो हो गया, मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उस टाइम भी एक्सेप्ट किया था कि मैंने पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं की इसलिए मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने रिपीट करने के लिए मोटिवेशन भी मेरे घर वालों ने ही दिया। मैं उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया और मैंने हम सभी ने मिलकर के कंबाइंड डिसीजन लिया कि मैं रिपीट दोबारा करूँगा एग्ज़ाम। उन्होंने साल भर मुझे अच्छे से मोटिवेट किया और फिर उसके बाद रिज़ल्ट तो सभी के सामने था फिर। ओके, तो आपका एंड में कॉन्फिडेंस कैसे आने लगा? जैसे आप फर्स्ट ईयर आप जानते थे कि नहीं होगा, बट सेकंड ईयर तक आपको श्योरिटी हो गया था कि हाँ, अभी तो इस बार तो फोड़ देंगे टाइप? सेकंड चांस की स्टार्टिंग में जब मैं एडमिशन कराने गया था पापा के साथ कोटा के अंदर, तो उस टाइम तक मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे को एग्जाम फियर होने लगा था कि मैं एग्जाम देने से डर घबराता था कि मैं एग्जाम कैसे दूंगा, क्या दूंगा। उस टाइम होता था कोचिंग में एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं घर पे ही बोल रहा था कि अगर एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा।
लेकिन लकीली वाइब्रेंट एकेडमी के कोचिंग पे गए, उन्होंने बोला कि हम आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट इंस्टीट्यूट, और वो मेरे लिए एक तरीके से अच्छा डिसीजन भी हुआ साबित। और मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे वाइब्रेंट को रख के गया था, तो वाइब्रेंट एकेडमी में मैंने एडमिशन लिया। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मैंने रिवीजन के ऊपर ध्यान दिया। जैसे टीचर पढ़ाता, चाहे वो 2 पेज पढ़ाए चाहे 1 पेज पढ़ाए, मैं उसको करा करके 5 मिनट 10 मिनट रिवाइज कर लेता। तो मैंने अपने मैक्सिमम चैप्टर्स इसी तरीके से घर आके रिवाइज करता मैं। होमवर्क करके जाने लगा अच्छे से, डीपीपी शीट्स करने लगा, अप टू 80%, 70%, 75% शीट्स डीपीपी में करने लगा। मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर मैंने बहुत फोकस किया। ओवरऑल मेरी नंबर इस तरीके से आने लगे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ने लगा। मेरे फर्स्ट टेस्ट में आउट ऑफ 480 अराउंड 225 समथिंग मार्क्स आए, जो कि मेरे कभी भी अपने लाइफ के कोई से भी टेस्ट में नहीं आए थे उसके प्रीवियस इंस्टीट्यूट में। तो उससे मेरा मोटिवेशन एकदम बूस्ट हो गया कि अब 220 इज मोर देन कट ऑफ आईआईटी एग्जाम। आईआईटी का कट ऑफ जब 180 के करीबन जाता था, तो मेरा फर्स्ट टेस्ट में 220 टू 30 के बीच में आते ही मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी एकदम अच्छे से स्टार्ट हुई कि भाई मैंने जो 1 महीने के अंदर फोकस किया है कि जिस रिवीजन के ऊपर, होमवर्क के ऊपर, तो मतलब उसका मुझे आगे से आगे फिर मैं सेम पैटर्न फॉलो करता हूँ। उसके बाद मेरे मार्क्स का ग्राफ ऊपर ही गया, मतलब कभी नीचे नहीं आया कि फिर मैं कभी 220 नहीं आया मेरा मार्क्स, मतलब हमेशा 250, 260, 270 इस तरीके के मेरे मार्क्स आने लगे 480 के अंदर से। तो कट ऑफ से बहुत ऊपर थे कि मतलब मेरे को एक अच्छी रैंक मिल जाएगी। ऑन एन एवरेज 2000 3000 रैंक के आसपास मैं आ जाऊंगा। इतने मार्क्स में हमेशा फिर टेस्ट के अंदर आने लगा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जिस दिन आपको पता चला कि फाइनली आईआईटी में क्रैक कर लिया है, रिजल्ट्स के दिन आ गए हैं, तो उस दिन का फीलिंग्स कैसा था? कहाँ पे थे और कैसे पता चला? हाँ, तो रिजल्ट का दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले तो एग्जाम के दिन वाले की बात करता हूँ मैं। तो मेरे 2 एग्जाम के दिनों की कंपेरिजन बताता हूँ मैं कि फर्स्ट टाइम मैंने 12th के अंदर जब पेपर दिया था, तो मुझे हेडेक भी हो रहा है, डिजीनेस भी हो रही है, मुझे उल्टी का सा मन भी कर रहा है, सब कुछ सभी तरीके की परेशानियां मुझे अपने 12th वाले अटेम्प्ट 12th के साथ दिए हुए अटेम्प्ट में हो रही थी। लेकिन जब मैंने रिपीट करके 1 साल बाद जो सेकंड अटेम्प्ट दिया आईआईटी का, तो फर्स्ट मेरी मम्मी गई थी मेरे को एग्जाम दिलाने, मम्मी बाहर बैठी हुई थी। फर्स्ट पेपर दे करके आया, ऑलमोस्ट काफी अच्छा पेपर गया मेरा। क्वेश्चन करने से ही पता चल गया कि भाई पेपर बहुत अच्छा गया, आके मैंने मम्मी को कहा बहुत अच्छा गया पेपर। उसके बाद सेकंड पेपर के लिए गया, सेकंड पेपर भी बहुत अच्छा हो गया, आगे मार्क्स जोड़े, अराउंड 334 मार्क्स मेरे लगे 480 में से। तो आई वाज लिटरली सरप्राइज कि मतलब क्या हो गया ये। मतलब जीवन में कभी मेरे किसी टेस्ट में 300 के ऊपर नंबर नहीं आए। 300 तो छोड़ो, मेरे 280 तक भी नंबर आते थे, मतलब 280 शायद मेरा मैक्सिमम गया हुआ है। तो 300 300 के पार भी नहीं, 300 334 मार्क्स अचीव करना उस एग्जाम के अंदर, मतलब मैं तो हिल गया कि अगर ओएमआर के अंदर कहीं कोई गलती नहीं हुई होगी, या मैंने किसी तरीके से कहीं कोई सर्कल गलत नहीं फिल किया होगा, तो मतलब मैं तो टॉप 500 में आने वाला हूँ। मतलब सभी इंस्टीट्यूट ने एग्जाम की टफनेस को प्रेडिक्ट करते हुए, थोड़ा इजी था उस टाइम पेपर, बट थोड़ा इजीनेस को प्रेडिक्ट करते हुए मेरी रैंक 500 के अंदर बताई। अब आया एग्जाम का रिजल्ट का दिन, रिजल्ट के दिन रैंक पहले तो साइट खोली नहीं, किसी तरीके से जयपुर में वो साइट खोली। मैं सवाई माधोपुर में था, जयपुर में मेरे मामा जी के वहाँ, उन्होंने किसी तरीके से मेरा रिजल्ट देख करके फोन पे बताया भाई आपकी 659 रैंक आई है। वो मुझे उधर से बधाई दे रहे हैं, मैंने फोन मम्मी को दे दिया, मैंने कहा बधाई आप लोग, मैं तो शौक में हूँ कि मेरी 659 कैसे आ गई, मेरी तो 500 के अंदर आने वाली थी रैंक। मैं उस टाइम मतलब एक बच्चा जो 659 रैंक लाके भी शौक में है।
उसका सिलेक्शन हो गया, उसको टॉप मोस्ट आईआईटी की कोई सी भी ब्रांच मिल सकती है एक्सेप्ट फ्यू किसी आईआईटी की कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके, कि टॉप टॉप 3 आईआईटी 4 आईआईटी से कंप्यूटर साइंस छोड़ के मुझे किसी भी आईआईटी की कोई सी भी ब्रांच मिल सकती है। उसके बावजूद भी मैं सरप्राइज हूँ, शॉक हूँ कि ये क्या हो गया, मेरे को तो 500 रैंक के अंदर आना था, मतलब मैं बट ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसके बाद फिर समझ में आया कि जो कुछ हुआ ये तो आपके लिए और आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग, और मतलब ये मतलब लाइफ अल्टरिंग है एक तरीके से, कि मतलब अब जीवन बदलने वाला है। अब आप एक नए मल्टीवर्स के अंदर, एक नए यूनिवर्स के अंदर जाने वाले हो। तो वो यूनिवर्स के अंदर गए हम, फिर उसका नाम आईआईटी खड़गपुर है। तो उस दिन सेलिब्रेट कैसे किया, मतलब घर वालों को तो बहुत खुशी हुई होगी। हाँ, उस दिन तो शाम को फिर सेलिब्रेट तो किया हमने, पटाखे वटाखे चला करके, ये सब अच्छे से डांस वांस करके सेलिब्रेट तो किया था। कॉलोनी वाले भी थोड़े से सरप्राइज थे कि ये क्या पटाखे चला रहे हैं, दिवाली तो है नहीं अपने मई के अंदर, ये क्या चल रहा है इसका। मैंने कहा लेकिन मैं तो करूंगा भैया। हाँ, रिजल्ट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपने चूज कैसे किया आईआईटी और स्ट्रीम? जैसे अभी 20 के ऊपर आईआईटीज हैं, 100 से ऊपर स्ट्रीम्स हैं, तो आपने चूज कैसे किया, फोकस कैसे किया कि हाँ इधर जा सकता हूँ मैं, और इधर जाने से फ्यूचर में बेटर हो सकता है मेरे लिए? तो हाँ, उस हाँ, तो प्रोसेस। फैमिली के फ्रेंड सर्कल में कई आईआईटियंस हैं, फैमिली के फ्रेंड सर्कल में, जैसे कि मेरे नानी के वहाँ पर 2 आईआईटियंस, जिसमें से एक तो आईआईटी खड़गपुर के थे, वो उस साल ही पास आउट हुए। एक एक भैया मेरे से 1 साल सीनियर, वो आईआईटी खड़गपुर गए थे। और भी एक एक बहुत सीनियर, वो मेरे मामा जी के दोस्त, तो वो आईआईटी कानपुर से पढ़े थे। तो उनसे मैंने फिर डिस्कस किया ब्रांच को लेकर के, स्ट्रीम को लेकर के। तो सबकी कंबाइंड सलाह के ऊपर फिर हमने लिस्ट डिसाइड करी कि भाई मैं और भी जो बच्चे पिछले साल आईआईटी के अंदर गए थे, जो मेरे ही बैच के थे, एक दो बच्चों के और के घर गया मैं, उनके साथ डिस्कस करा मैंने। हमारे टाइम पे ना तो उतना इंटरनेट भी था, ना कोई इस तरीके का, बट पर्सनली मुझे जा जा करके मिलना पड़ा। चाहे उसके लिए मैं एक शहर से दूसरे शहर गया मिलने के लिए, भाई माधोपुर से जयपुर आया एक से मिलने, एक से मिलने में दूसरे टाउन गया, एक से मिलने 8-10 किलोमीटर गया, सबसे 5-6 लोगों से इस तरीके से मिला, और फिर एक कंबाइंड डिसीजन पे आया कि मुझे करना तो बीटेक ही है, मैं डुअल डिग्री कोर्स नहीं लूंगा। तो बीटेक के अंदर फिर रैंकिंग के अंदर जो वो एक बुकलेट आती है आईआईटी की प्रीवियस ईयर रैंक के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमने फिल कर दिया। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल, थर्ड प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड प्रेफरेंस खड़गपुर का, इस तरीके से भरते हो भरा। जो 7th प्रेफरेंस मेरी थी आईआईटी खड़गपुर की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मुझे मिल गई। वो डिसीजन डिबेटिंग हो सकता है कि मैंने 5 ईयर का कोर्स क्यों नहीं लिया। अगर मैं 5 ईयर का कोर्स लेता तो मुझे खड़गपुर में ही कंप्यूटर साइंस मिल जाता। मतलब वाई बीटेक, वाई नॉट एमटेक या डुअल डिग्री? वो उस टाइम का एक डिसीजन था कि अगर आप सपोज ईएसी एग्जाम देना चाहते हो, या आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हो बाद में जाकर के 4 साल के बाद, जो कि आईआईटी खड़गपुर में बहुत कॉमन सा था। क्या आपको कुछ स्पेशल तो मिलेगा नहीं 5 साल करके, अगर आप इन दोनों एग्जाम के थ्रू जाना चाहोगे तो आपके पास 1 साल एक्स्ट्रा रहेगा कि आप ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके आप फोकस करो कि आप 4 साल का कोर्स लो आप, और 4 साल के अंदर पास करके निकल जाओ। जो भी दोस्त है मेरे, जो भी मेरे विंग के भी दोस्त हैं, हॉस्टल के भी दोस्त हैं, वो सभी के सभी दोस्त मुझे उस ब्रांच की वजह से ही मिले ना। अगर मेरी ब्रांच थोड़ी सी भी चेंज होती तो मेरा सेक्शन चेंज हो जाता, मेरे दोस्त चेंज हो जाते, मेरा हॉस्टल चेंज हो जाता, सब कुछ चेंज हो जाता वहां पर। जैसा भी डिसीजन है, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, आई डोंट रिग्रेट इट टिल डेट। ठीक है, आते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज लाइफ एट आईआईटी। तो आप जैसे ही आईआईटी में हुआ, तो उसके बाद एक पीरियड होता है कि 1 महीने 1.5 महीने का टाइम मिलता है हमें, जिसको हमें प्रिपेयर करने का टाइम मिलता है कि हाँ आप ब्रांच, कौन से ब्रांच में कौन सा स्ट्रीम मिल गया। उसके बाद आप आईआईटी में घुसते हो फर्स्ट टाइम, आपको हॉस्टल मिलता है। तो फर्स्ट डे कैसा था आप तो एट आईआईटी? फर्स्ट डे आईआईटी का पहुंचे कैसे, मतलब ट्रेन से ही पहुंचे होंगे हम हाँ, assuming? वो भी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी।
यहाँ से सवाई माधोपुर से दिल्ली होते हुए हम खड़गपुर के लिए निकले। भाई हम डे -1 पे निकल रहे हैं, डे -2 पे निकल रहे हैं हम रात को। जिस दिन हमको रिपोर्ट करना है डे -2 पे हम निकल रहे हैं रात को, दूसरे दिन डे -1 पे दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब डे -1 पे क्या है, सुबह की ट्रेन है 7 बजे की दिल्ली से खड़गपुर की, जो हमें दूसरे दिन सुबह 7 बजे खड़गपुर पहुंचा देगी, क्योंकि डे 0 जो है हमारा खड़गपुर का, वो रिपोर्टिंग डे था कि हमारे हॉस्टल वगैरह अलॉट होंगे। लेकिन हुआ कि हम डे -1 का पूरा दिन हम दिल्ली के स्टेशन पे पड़े, क्योंकि हमारी ट्रेन जो सुबह 7 बजे आने वाली थी, वो ट्रेन रात के 10 बजे चली है, वहाँ रात के 7-8 बजे तकरीबन चली है। 12-13 घंटे हम दिल्ली के स्टेशन पे थे। हमें पता चल गया हमारी ट्रेन लेट हो गई, हम दिल्ली घूमने निकल गए। हम लाल किला देखने जा रहे हैं, खड़गपुर नहीं जा रहे हैं। पहले हम लाल किला, चांदनी चौक, ये सब देखते हुए आए हम पहले। तो खड़गपुर जाने से पहले हमने दिल्ली दर्शन किया। उसके बाद 24 घंटे की जर्नी ली। उस 24 घंटे की जर्नी में टाटा नगर पहुंचते ही पता चलता है कि कुछ नक्सल अटैक की वजह से साल भर से वो रूट बंद रहता है रात में, टाटा नगर से खड़गपुर के बीच का। तो अगर ट्रेन गलती से रात के 10 बजे के बाद पहुंचती है उस स्टेशन पर, तो हम पूरी रात फिर टाटा नगर और रुकेंगे। लेकिन समाओ तो हम लकी थे कि हमारी ट्रेन 8 बजे या 7 बजे, 7-8 बजे क्रॉस कर गई। हम 10 बजे 9 बजे खड़गपुर पहुंच गए रात में। किस्मत से ऑफिस खुला था उस दिन रात में, तो उन्होंने हमें दे दी चाबी वगैरह, जो भी हमारा कर दिया स्वागत। जो स्वागत सुबह अच्छे से होता है, वो स्वागत हमारा रात में के अंधेरों में हो रहा है वहां पर। सबको जाते ही होता है ना, बोरिया बिस्तर सब खरीदो, मैट्रेस खरीदो, एक सिंगल बेड रखा रहता है केजीपी का। वो तो बहुत ही अच्छा सिस्टम था कि बेड दे देते हैं, आप बस मैट्रेस लाओ, बेडशीट लगाओ, बकेट लाओ, साबुन क्या शैम्पू, बस मिनिमम एक रिक्वायरमेंट, एक पैकेज मिलता था, याद है ब्रूम। वो तो सबको था। तो वो सब पैकेज तो हमने शायद घर वाले जब सेकंड डे हम एडमिशन प्रोसेस के लिए गए थे, तब वो पीछे से खरीद लाए थे। ये तो सब मुझे जाना भी नहीं पड़ा है। तो आपको आईटी जाने के बाद आईटी का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगा, आप 4 साल बिताए, तो आईटी का कल्चर कैसा लगा? कल्चर मैं बोलूँगा कि बहुत सारे होते हैं। तो एक तो खाना हो गया, आप बंगाल जा रहे होंगे फर्स्ट टाइम, तो खाना भी डिफरेंट होगा। उधर के कल्चर में जनरल चैम्पियनशिप्स होते थे, कुछ जीसीज बोलते थे, टेक हो गया उधर, लाइफ कल्चरल में, सोशो कल्चरल में थोड़े थोड़े एक्टिविटीज होते थे, फिर इलेक्शंस होते थे अंदर, फिर हम लोगों का फेस्ट भी बहुत नामी वेरी फेमस आर्टिस्ट आते थे, तो जैसे फरहान अख्तर, विशाल शेखर, ऐसे ऐसे उन सब के लोगों के क्लोज हम लोग देख पा रहे हैं, ऐसे लाइक फ्री कॉन्सर्ट्स मिल रहे थे हम लोगों को। तो वैसे कल्चर कैसा लगा आपको आईआईटी का, केजीपी का स्पेशली? केजीपी को एक्सप्लोर करना तो मैंने अपने 2-3 दोस्तों के साथ स्टार्ट कर दिया था। मेरे सेक्शन के दूसरे दोस्तों के साथ जो मेरे हॉस्टल में भी थे, उनके साथ मैं केजीपी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया कि कभी जिम खाना जा रहे हैं, कभी लाइब्रेरी जा रहे हैं, कभी उस तरफ एक नेहरू म्यूजियम जा रहे हैं, वहाँ पर एक फाइटर प्लेन रखा देखा। जाते ही तो पहले शौक में आ गए कि ये क्या रखा है यहाँ पर, ये कौन सी चीज है। कभी जीवन में प्लेन नहीं देखी, फाइटर प्लेन सीधा दिख गया। एक मॉडल तो नहीं है, मतलब एक रियल फाइटर प्लेन है, बट इंजन हटा करके रखा हुआ है कि एक फाइटर प्लेन दिख रहा है वहां पर। एक कोल वाली ट्रेन का एक इंजन रखा हुआ है वहां पर। मतलब ये बहुत ही शॉकिंग सी चीज थी। वहां जाके देख रहे हैं कोई जेल है, वो वुमेन जेल है। ऐसे ऐसे प्लेसेस हमने जो नेचुरली लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है उस म्यूजियम के अंदर, बट बहुत ही शॉकिंग से है कि एक तरीके से कि क्या है कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर वो भी इजीली एक्सेसिबल। कॉलेज कैंपस के अंदर ये इजीली एक्सेसिबल, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये कॉलेज कैंपस के अंदर ये क्या कर रही है चीजें ये पढ़ाई के अंदर ये चीजें क्या कर रही है। बाकी फिर खाने के रूप में तो मेस का खाना ही है, वो तो मैं भी चल रहे 3 साल से। तो हाँ, कोटा के मेस वर्सेस केजीपी के मेस डिफरेंस बताइए। फर्स्ट ईयर में तो कोटा और केजीपी का मेस दोनों ही सेम था।
कोटा का भी मैसी था और केजीपी का भी मैसी था। बस एक कल्चरल शॉक मुझे लगा कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार नॉनवेज केजीपी में आके देखा, और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ सेम टेबल पे खाऊंगा, मतलब वो नॉनवेज खाएंगे और मैं वेज खा रहा हूँ। ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। तो ये भी एक कल्चरल शॉक है। इसको लोग बहुत ही एक तरीके से टैबू की तरह देखेंगे कि उनको बहुत ही अटपटा सा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। बट यही तो ब्यूटी है कि आप सभी तरह के एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पा रहे हो विदाउट इवन किसी तरीके से उस को क्वेश्चन करते हुए कि हमें ना तो उसको क्वेश्चन करना है कि उस सामने वाले को कि ये क्या है क्या नहीं है। वो उसका कल्चर, मेरा कल्चर है, वो मुझे फॉलो करना है, मेरा ट्रेडिशन मुझे फॉलो करना है, उसका ट्रेडिशन वो फॉलो कर रहा है। दोनों लीगली तरीके से अपने अपना ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद मतलब ये सब चीजें बहुत ही अच्छी सीखने को मिली। रही बात फेस्ट की, ये सब बहुत ही सेकेंड ईयर से ये सब था, फर्स्ट ईयर के लिए उतना नहीं था कल्चरल फेस्ट, मतलब कोई चैंपियनशिप और ये सब फर्स्ट ईयर के लिए नहीं था। फर्स्ट ईयर के हमारे हॉस्टल में ये सब चैंपियनशिप का ज्यादा नहीं था। सेकेंड ईयर से ये सब के अंदर थोड़े से इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुए, बट उतने ग्रैंड लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हुए। बट कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में जुड़े हुए हॉस्टल के साथ, किसी इवेंट के अंदर सपोर्टिंग रूप में ही है किसी भी तरीके से। तो ये सब एक्सपीरियंस किया, अपने दोस्तों को पार्ट लेते हुए देखा, हमने भी उसका पार्ट हुए, उस पॉलिटिक्स को भी समझा वहां पर कि उसमें कैसी पॉलिटिक्स हो रही है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे चेंज हो जा रहे हैं। आपके दोस्त जो दोस्त है वो कैसे चेंज हो जा रहे हैं, वो आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सभी तरीके के चेंजेस को देखा हमने, और सीखते समझते हुए एक डिफरेंट ही मोल्ड में अब मैं ढलता जा रहा था। मतलब कि जो एक बच्चा बहुत ही शाई सा इंट्रोवर्ट सा बच्चा है, वो अब थोड़ा थोड़ा करते हुए ओपन अप हो रहा है। वो नए नए दोस्त भी बना रहा है, वो लोगों से बातें भी कर रहा है, सभी तरीके की इधर उधर बिना डरे बाहर कहीं जा रहा है। केजीपी के अंदर सबसे लाइफ अल्टरिंग था हमारे लिए एनएसएस, जिसके ऊपर मैं और सोमनाथ बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एनएसएस के बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या था? जनरली फर्स्ट 2 इयर्स हमें वही मैंडेट किया जाता है कि आइदर आप सैटरडे मॉर्निंग्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो होता है कि एनएसएस हो गया, नेशनल सर्विस स्कीम, एक एनसीसी हो गया जिसमें आप कैडेट के ट्रेनिंग कर सकते हो, और एक हो गया योगा। तो सब बच्चे ट्राई तो करते हैं कि योगा में चले जाए क्योंकि 1 घंटे में निकल जाए। फ्री योगा भी नहीं कराना उनको तो। हाँ, और फिर हम लोगों को मिला एनएसएस। थैंकफुली हम लोगों का जितना भी बंटवारा हुआ था आउट ऑफ ऑल द न्यू एंट्रेंट्स आईआईटी केजीपी में, तो वैसे होते थे कि वो रोल नंबर वाइज बांटते थे, स्ट्रीम वाइज। तो हम लोगों का क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स सेम स्ट्रीम था, तो हम लोगों को सेम ग्रुप में भी मिला, और हमारा ग्रुप मुझे तो बहुत ही पसंद था। हम लोग को एक बढ़िया पारा बोल के गांव भी मिला था, जिसमें हम लोग जाते थे एवरी सैटरडे मॉर्निंग सेमेस्टर में। 4 सेमेस्टर्स हम लोग किए, तो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट। और फिर आपको कैसा लगा एनएसएस? एनएसएस तो सोमनाथ ने, मैंने, धीरज ने, जो कि हमारे ट्रायो का एक और मेंबर है, हम तीनों का ही कलेक्टिव हमने एनएसएस के अंदर बहुत टाइम स्पेंड किया अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर। उसके अंदर हमने कई हेल्थ कैंप्स कराए, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट थे आईआईटी के अंदर। हमारे हेल्थ कैंप से इंस्पायर होकर के दूसरी यूनिट्स ने भी अपने अपने विलेजेस में हेल्थ कैंप कराना स्टार्ट किया। मैंने तो 3 हेल्थ कैंप्स कराए हैं उसके अंदर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर भी जाकर के 3 हेल्थ कैंप्स कराए। तकरीबन 400 से 500 पेशेंट्स को उन 3 साल के अंदर ट्रीटमेंट मिला बेसिक लेवल पे। डॉक्टर्स को अरेंज करना, दवाइयों का अरेंज करना, जेनरिक मेडिसिन लेने के लिए मैं और सोमनाथ खड़गपुर से कोई 50-100 किलोमीटर दूर वेस्ट मेदिनीपुर तक गए हम, ताकि सस्ती मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, और जो कि कम पैसों के अंदर आ सके, हम वो मेडिसिन लेने के लिए वहाँ तक गए। डॉक्टर्स
से कोऑर्डिनेट करते थे हम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ, बाहर भी किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ, और हमारे कॉलेज में भी जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स आते थे एसएमएसटी कोर्स के अंदर, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, प्रोफेसर से कोऑर्डिनेट करना, और भी कई अरेंजमेंट्स हैं जैसे फूड का अरेंजमेंट और बहुत सारे अरेंजमेंट, ये सब हमने अलग अलग टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करके किया। और भी मेडिसिन कलेक्ट करने चल जाते थे पूरे कैंपस के अंदर, सारे प्रोफेसर्स के डोर्स नॉक करके, प्रोफेसर्स, सर पीएचडी आपके पास स्टूडेंट्स, पैरासिटामोल है क्या? पैरासिटामोल है क्या, ये सब दवाइयाँ लेने चल गए, बेसिक दवाइयाँ, उनको उनको सेग्रीगेट किया, टीम्स को अच्छे से चलाया। तो ये बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग सा था कि जिसके अंदर हम, भले ही हम बाकी एक्टिविटीज में उतने नहीं रहा होगा मैं, लेकिन ये 2 साल जो मैंने, ये 2.5 साल जो मैंने उसमें एनएसएस के अंदर दिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब मैं इस चीज को और बाकी एक्टिविटीज से ऊपर ही मानूंगा कि भले ही आप जीसी कर रहे हो या क्या कराओ क्या ना कराओ, लेकिन इसके अंदर हमने जो सोशल सर्विस करी, फर्स्ट लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं हम। जीसी करके तो आप सिर्फ इंटरनली लड़ाई कर रहे हो एक तरीके से कि दो टीमें लड़ रही हैं, आप अपना स्किल सेट दिखा रहे हो, लेकिन जो आपके अंदर क्वालिटीज निकल के आएंगी कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो बाहर जा करके, कि जिसके अंदर आप रियल लाइफ, मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, उनके साथ पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आएंगे निकल करके, गांव के लोग आपको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, आपको उनका सपोर्ट, आपको उनका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। हम बंगाली नहीं होते हुए भी हम उनका कॉन्फिडेंस कैसे जीत पाएंगे? तो ये सब तरीके की जो बातें निकल करके आई, उससे बहुत ही लाइफ चेंजिंग है। तो वो आईआईटी खड़गपुर के अंदर हमें देखने को मिला सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अगर हम 4 साल की जर्नी के अंदर देखा जाए तो ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसकी वजह से बहुत ही एक अलग सी क्वालिटी डेवलप हुई लाइफ के अंदर कि लोगों के साथ थोड़ा उनकी दुख दर्द को समझना। भले ही अमीर के साथ कैसा मैं बिहेव करूं या ना करूं, लेकिन एक गरीब के दुख दर्द को समझने की जो क्वालिटी मेरे अंदर डेवलप हुई उस टाइम पर, वो उसके पहले और उसके बाद में नहीं होती अगर वो टाइम नहीं मिलता मुझे। और फिर हम लोग को फर्स्ट इम्पैक्ट इन सोसाइटी एज आईआईटीएन, वो मुझे देखने को मिला था फर्स्ट हैंड। मतलब फर्स्ट 2 इयर्स में ही, भले हमें को उस पॉइंट पे रियलाइज ना हो रहा हो, अभी जाके अभी काफी प्राउड फील होता है कि हाँ काफी कुछ प्राउड तो। फील होता है उसी चीज से। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कि आप 4 साल बिताएं, तो हाउ डिड द इयर्स को, मतलब अगर ईयर वाइज रिव्यू लें कि फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक आपको जर्नी कैसा था? ईयर वाइज आप इम्प्रूव कर रहे थे कि कैसे हो रहा था? आईआईटी के अंदर आ तो गए, लेकिन अब आईआईटी के अंदर सस्टेन भी करना है, सबसे बड़ा है तो पढ़ाई भी करनी है, सभी तरह के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। लेने में तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले ली, लेकिन आपको पता ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता है। ओरिएंटेशन के फर्स्ट डे के अंदर ही हमारी ब्रांच का नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। मैं सुन रहा हूँ कुछ पेरेंट्स हमारे प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिकल इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ये क्वेश्चन मुझे आज भी याद है। तो प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया कि सर दिस ब्रांच इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड communication which is electrically happening. Communication can be done in many ways, like आपका ट्रेन का कम्युनिकेशन है, आपका टेलीग्राफ के थ्रू कम्युनिकेशन है, आप पोस्ट कार्ड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो आप, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के द्वारा हो रहा है, माइक्रोवेव्स के द्वारा हो रहा है, या तो उसको पढ़ा रहे हैं हम। तो सबसे पहली चीज तो मुझे वो पता चली कि इस ब्रांच के अंदर ये सब होगा। तो अब वो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। ब्रांच तो ले ली मैंने, अब उस ब्रांच से तो मैं वापस हटूंगा नहीं, हट भी नहीं सकता कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। किसी ने ये बताया होता मुझे कि भाई मुझे यहाँ आकर के इस ब्रांच के अंदर ये सब पढ़ना पड़ेगा, कि मुझे सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हैं, कि मुझे माइक्रोवेव पढ़ना है, मुझे ये सारे लॉज पढ़ने, वो फिजिक्स पढ़नी है जो जिस फिजिक्स से मैं पहले भागता था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देख करके भाग रहा हूँ, और यहाँ करके मुझे वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स और सभी चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। तो उसी चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया,
बाकी 4 साल पॉजिटिव वे में निकाले। एक तरीके से हम इंजीनियरिंग साइड से देखा जाए तो हम उतने इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट इंजीनियर नहीं है, लेकिन जो भी पॉजिटिव जर्नी आईआईटी खड़गपुर ने जो भी जर्नी आईआईटी खड़गपुर के अंदर रही है हमारी, उस जर्नी के साथ हमने कुछ ऐसी क्वालिटीज लाइफ के अंदर एक्वायर कर ली कि हम कहीं पर भी फेल होने से घबराएंगे नहीं। 120 बच्चे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच के अंदर हर साल आते हैं, तो 120 इंजीनियर तो इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें से नहीं निकलेंगे, ये तो 100% श्योरिटी है, क्योंकि आज के सिस्टम में भी उनको ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता क्या है। किसको पहले से ही पता होगा तो फिर वो उसके ऊपर जाएगा ही क्यों, पढ़ने क्यों ही जाएगा, वो उसको एक्सप्लोर ही करेगा ना। तो क्वालिटीज डेवलप हुई मेरे अंदर उस तरीके की। सोमनाथ के अंदर भी सेम वैसा ही क्वालिटीज डेवलप हुई, इसके अंदर भी हुई सेम। हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स पे तो डी मिलता था। नहीं हो, लेकिन हम एक तरीके से अबव द रेस्ट तब भी थे और अब भी है, उन क्वालिटीज की वजह से, उस नेवर टू से डाई एटीट्यूड की वजह से, कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं है, कि अब हमें डर नहीं लगता कि हमारा जॉब चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। हाँ, जॉब से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक होता है प्लेसमेंट सीजन्स, मतलब आईआईटी का नेम इसलिए फेमस या इनफेमस भी बोलूँगा कि न्यूज़ में तभी आता है जब जॉब्स का सीजन आता है, एंड हमें दिखाया जाता है कि बच्चे 1 CR 1 करोड़ के पैकेज लेके निकल रहे हैं, एंड अज्यूम किया जाता है दैट इज द एवरेज। तो अगर आपको नहीं मिले तो आप हमने भी कहा था अज्यूम इस तरीके का। हम लोगों ने नहीं करा था, फिर हम लोग अंदर जाके देखे एक्चुअली क्या चल रहा है। तो आपका प्लेसमेंट के बारे में एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज हम दोनों भी वैसे टाइम तो लगा था हम लोगों को भी प्लेस होने में, सब ऐसे नहीं है कि डे 1 में प्लेस हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ थोड़ा मोटिवेशन डिमोटिवेशन स्ट्रगल भी होता है, हर दिन जा रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था प्लेसमेंट सीजन? प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस बहुत ही, वो भी एक इंटरेस्टिंग सी जर्नी थी, कि उसमें भी वो 4 साल याद आ गया वापस से, कि आप वापस से स्ट्रगल कर रहे हो। फर्स्ट डे हम कंपनी में लिस्टेड हो रहे हैं आराम से, जस्ट क्योंकि हमारी सीजीपी और डिपार्टमेंट की वजह से हम लिस्ट हो पा रहे हैं कंपनियों में। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आती है कि आप अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट का कंपटीशन है, जो ओवरऑल बेस्ट है बच्चा, या उस दिन वो बहुत अच्छे से किसी एग्जाम मतलब इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी का बेसिक चीजें, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ने उतने डेप्थ में नहीं पढ़ा जितना कंप्यूटर साइंस के ने पढ़ा है, तो उनको तो हमारे ऊपर अपर एज था उसके अंदर, तो हमारे लिए चैलेंजिंग था। धीरे धीरे करते हुए हमने भी उस चीज को समझा, और वो स्ट्रगल था, अच्छा स्ट्रगल था वो। हमने भी काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए हमने समझ में आया कि to get a job is not easy. It's not a piece of cake, even if you are in the best college. You have to work hard. You cannot run away from working, from your hard work, and hard work is the only key to achieve something in life. People want shortcuts. Everyone say ki, tell me one shortcut to get a job. This is the shortcut, this is a 30-day strategy, this is a 15-day strategy. Nothing will work. To get a job in your dream company, or even to get a job in today's world, you have to work hard. You cannot run away from it. That is the ultimate truth of the life. आईआईटी के अंदर ये सबसे बेस्ट है कि वो एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा है, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है आईआईटी। आप पढ़ना तो आपको वहां भी पड़ेगा, आप वहां नहीं पढ़ोगे तो वो भी आपको फेल करके बाहर निकाल देंगे। आईआईटी में जाने का मतलब पास आपका 4 साल के अंदर बीटेक की डिग्री थोड़ी ना ऐसी बांट देंगे वो, आपको पढ़ करके वहां भी पढ़ना ही पड़ेगा। 4 साल के अंदर जितना भी आपको टाइम पीरियड है, 4 साल 5 साल का कोर्स है, आपको पढ़ना वहां भी पड़ेगा। पढ़ाई करो, वहां जा करके अच्छे से पढ़ो, 4 साल 5 साल पढ़ो। आपको जो भी जिस भी आपको फैसेट के अंदर जाना लाइफ के, कि आपको
इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस फॉर एग्जांपल हमारी, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आगे कंपनी ज्वाइन करनी, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर सपोज आपको आजकल कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड के अंदर जाना है, कंप्यूटर डोमेन की कंपनी, सॉफ्टवेयर डोमेन की कंपनियां ज्वाइन करनी है आपको, तो आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्स आपको करने को मिल जाएंगे। आईआईटी के अंदर बहुत सारे करिकुलम आजकल उन्होंने चेंज कर दिया है, आपके प्लेसमेंट ओरिएंटेड करिकुलम कर दिया है, तो आप प्लेस होने के लिए आप, लेकिन तब भी आपको पढ़ना तो मोटिवेशन के साथ पड़ेगा वहां जाकर के। और यही चीज थोड़ी सी हमारे टाइम पर थोड़ी सी ट्रांजिशन फेज में थी, ये चीज हमारे टाइम पर ट्रांजिशन फेज में थी कि हम सॉफ्टवेयर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कोर्सेज थे लेकिन वो उतने परफेक्टली ओरिएंटेड नहीं थे कि वो हमें जॉब दिला पाया है इन वन गो। हमें अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ा उस टाइम पर, या फिर हमारी किस्मत अच्छी थी, या जो भी है कि आवर स्टार्स वर अलाइंड एंड वी गॉट द जॉब फास्टर देन अदर्स। हाँ ऐसे मतलब हाँ डिमोटिवेशन होता है बट ऐसे नहीं कि ना एंड ऑफ लाइफ है ये सिनारियो, तो ठीक है मिलता है। कुछ लोगों को डेज 1 मिलेगा, डे 2 मिलेगा, कुछ लोगों को पीपीओ मिलके चले जाएंगे वो लोग यूएस। तो हाँ मतलब वो होल रेंज है, ऐसा नहीं कि सबको कोई भी गारंटी है कि मिल जाएगा, जब चाहो मिल जाएगा, बट हाँ चलते रहता है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज लाइफ आफ्टर आईआईटी। तो अभी आप करंट जॉब के बारे में या करंट रोल के बारे में बता सकते हैं। करंटली मैं एज एसोसिएट आर्किटेक्ट हूँ एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। मेरा डोमेन है एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर। तो मैं एक सिक्योरिटी का जो मॉड्यूल है उसको पूरी तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, फ्रॉम कोड टू डिज़ाइन, टीम को गाइड करना और प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स ऐड करना और कस्टमर को सपोर्ट करना। तीनों पार्ट के अंदर मैं अभी अपनी टीम को हैंडल कर रहा हूँ। इसी के अंदर ही मैं अपना करियर आगे देखता हूँ कि ये एक बहुत ही एक अच्छा डोमेन मुझे मिला मेरे फर्स्ट जॉब के अंदर ही, कि मैं सिक्योरिटी के अंदर काम करने का मुझे मौका मिला। सिक्योरिटी इज अ नीश टॉपिक विच एवरीवन कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ कि मेरी कंपनी में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये टर्म समझ में आती है, या वो टर्म सुन करके थोड़ा सा अनईजी सा फील करने लगते हैं कि कोई ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज ऑथराइजेशन, व्हाट इज यूजर प्रोविजनिंग। उसके अंदर भी कुछ अलग अलग टर्म्स है कि भाई वी आर यूजिंग स्कीम प्रोटोकॉल फॉर यूजर प्रोविजनिंग, व्हाट इज स्कीम, सिस्टम फॉर क्रॉस डोमेन आइडेंटिटी मैनेजमेंट, what is this scheme, what is this SAML protocol, what is this SAML protocol for authentication। ये हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं हमेशा, हर एक प्रोडक्ट हर एक साइट के अंदर जाकर के, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि आप लॉग इन कैसे हो रहे हो, आप ऑथेंटिकेट कैसे हो रहे हो, आपका यूजर कैसे क्रिएट हो रहा है। तो ये बहुत ही एक स्पेशलाइज डोमेन है जिसकी नॉलेज करने के लिए आपको थोड़ा सा उस फील्ड के अंदर अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, काइंड ऑफ की मतलब उसके अंदर आपको बहुत ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। आप जस्ट बिकॉज सुपरफिशियल नॉलेज के साथ आप केवल टर्म्स की स्टडी करके आप इस फील्ड के अंदर नहीं आ सकते हो। आपको इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, आप इसके अंदर एक्सपीरियंस गेन करोगे, उससे आपको सिक्योरिटी की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में पता चलेगा। अभी तो मैं इस फील्ड को समझ रहा हूँ, अभी तो मुझे इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये सब चीजें मुझे जाननी है, जिसका कि आजकल बहुत ही ज्यादा चैलेंज है दुनिया के अंदर, कि आजकल जितना ज्यादा सॉफ्टवेयर उतना ज्यादा ब्रीचेस, अटैक्स, सभी तरीके के वायरसेस, दिस दैट। तो उसी के ऊपर ही प्रोडक्ट को कैसे सिक्योर बनाया जाए। अगर आपका प्रोडक्ट सिक्योर नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट कहीं अटैक प्रोन है, अटैक प्रोन है, तो आप कैसे उस प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। कोई भी कंपनी आजकल प्रोडक्ट खरीदने से पहले सबसे पहले सिक्योरिटी टेस्टिंग का सर्टिफिकेट मांगती है, रादर देन वो आपके प्रोडक्ट के फीचर देखने के बजाय वो सबसे पहले एक थर्ड पार्टी सिक्योरिटी टेस्टिंग सर्टिफिकेट मांगती है कि आपके प्रोडक्ट की थर्ड पार्टी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग हुई है नहीं हुई है, और वो खुद से भी एक बार थर्ड पार्टी टेस्टिंग कराते हैं आपके प्रोडक्ट की। तो सिक्योरिटी इसलिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा फील्ड बन गया है, जिसके अंदर
एक्सपीरियंस इंजीनियर्स की कमी तो है, बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसका एक्सपीरियंस लेने का मुझे बहुत ही मतलब, मैं तो बोलूँगा कि मैं लकी हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद मुझे एक नया ही एक फैसेट मिला लाइफ के अंदर, जिसमें मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ इसमें सिक्योरिटी के अंदर। तो फ्रॉम माई स्टार्टिंग वर्क, अब जाकर के मैं एसोसिएट आर्किटेक्ट की पोजीशन पे आया हूँ। अब धीरे धीरे कुछ साल का एक्सपीरियंस गेन करके फिर आगे और बढ़ाना चाहूँगा ठीक इस। है, अभी आते हैं कि आपका आईआईटी के एजुकेशन या आईआईटी का जितने भी आपने स्किल्स गेन किए, हाउ डिड इट हेल्प इन योर जॉब? मतलब आप चेरिश क्या करते हो कि आईआईटी में ये सीखा तो इसलिए मेरे अभी करेंटली लाइफ में या जॉब में इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट। जो क्वालिटीज मैंने उन 4 सालों के अंदर सीखी, नेवर से एटीट्यूड, फियर ऑफ फेलियर हट गया मेरे लाइफ से। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अपने 4 साल के अंदर कोडिंग नहीं की थी। मैं कोडिंग से दूर भागता था। मुझे कोड करना अच्छा नहीं लगता था, भले ही वो कोड चाहे मैटलैब के अंदर लिखो चाहे किसी के अंदर लिखो। मैं बहुत ही कम कोडिंग करता था, कि मैं उतना फ्लुएंट नहीं था कोडिंग के अंदर। मैं बहुत ही स्लो कोडिंग करता था 4 साल के अंदर। लेकिन आज अपने उस एटीट्यूड की वजह से कि मुझे कुछ आगे अच्छा करना है, आई एम बेटर एट कोडिंग इन जावा। जो जावा लैंग्वेज मैंने अपने कॉलेज के अंदर नहीं करी, उस जावा लैंग्वेज के अंदर मैं बहुत ही आराम से कोड कर पाता हूँ, और नए नए फीचर्स ऐड कर पाता हूँ, नई नई लाइब्रेरीज को इजीली इंटीग्रेट कर पाता हूँ, नए नए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर पाता हूँ। और भी उसके डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज को मॉडिफाई करना, वो सब भी अब मुझे, मतलब अब मैंने वो सब चीजें भी सीख ली है जो जिस चीज के बारे में हम पहले सोचते भी नहीं थे। व्हाट डिड यू स्ट्रगल विथ मोस्ट एट आईआईटी? आपने कोडिंग के बारे में भी बताया, फिर आपका प्रीवियस लाइफ में आपको फियर ऑफ एग्जाम्स भी थे, तो अभी आईआईटी रिलेटेड सबसे ज़्यादा स्ट्रगल क्या था? जो हमें क्या पढ़ा रहे हैं उसके पेस के साथ ही आप चल पा रहे हो, नहीं चल पा रहे हो। हर हर सेमेस्टर, हर 4 महीने में आप एक नया ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जो कि प्रीवियस टॉपिक के साथ रिलेशन में कम है, और एक बिल्कुल ही एक शिफ्ट आ जा रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो, और उसमें आपको सब कुछ नया पढ़ना है, उस पर एक्सेल करना है अलग अलग प्रोफेसर्स के साथ। कोई प्रोफेसर का आपको अच्छे से समझ में आएगा, किसी का नहीं आएगा, आप मोटिवेट हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो। तो उस पेस के साथ आप मैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, विद लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स अलोंग द वे, कि नए नए हर एक सब्जेक्ट नया है वहां पर। हर एक कदम कदम पे जो भी वहां पर हम चल रहे, एक एक स्टेप हमारे लिए नया है उस पढ़ाई के अंदर। तो आप उस पेस के साथ कैसे एडजस्ट कर पा रहे हो, और फिर बाद में आपको जैसे जैसे आपका टाइम पास आता है कि आप अब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर आओगे, तो फिर आपको थर्ड ईयर के अंदर इंटर्नशिप की चिंता रहेगी कि आपको एक कंपलसरी इंटर्नशिप करनी है थर्ड ईयर के एंड में। तो आप कैसे वो इंटर्नशिप लगा पाओगे आप अपने लिए। आप फोर्थ ईयर के मिड फोर्थ ईयर आपका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा 7 सेमेस्टर के बाद में, दिसंबर में। तो आप 7 सेमेस्टर के बाद आपको प्लेस होना है। अगर आप प्लेस नहीं होगे तो फिर जॉब नहीं है, तो क्या करोगे आप आईआईटी के अंदर आके? आपने क्या किया? अल्टीमेटली तो ट्रूथ यही है ना कि लोग एक अच्छे कॉलेज में आते हैं तो जॉब के लिए आते हैं, जॉब से कि हमें जॉब मिल जाएगा, एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा, उसी पैसे से मैं अपना और अपने फैमिली का एक उनको एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा, या तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ आपको आईआईटी भेजा गया था। तो उसी पेस के साथ आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो, और बाकी की जो चैलेंजेस हैं, कभी आपकी तबीयत का चैलेंज है, आपके इमोशनल ड्रेनेज है, आप किसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हो किसी तरीके से, तो इन सभी चीजों को, ये चैलेंज को ओवरकम करते हुए, वो फियर को दूर करते हुए 4 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। आते हैं अभी नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द रैपिड फायर। मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, जो भी दिमाग में फर्स्ट थॉट आए बता देना। तो लेट्स से फेवरेट सब्जेक्ट बिफोर गेटिंग इनटू आईआईटी, स्कूल टाइम में। मैथमेटिक्स। सही। अभी आईआईटी में हु वाज योर फेवरेट प्रोफेसर? नाम ही नहीं है प्रोफेसर का। फेवरेट कोर्स इन आईआईटी जो अभी याद हो?
मैकेनिक्स का जो कोर्स था फर्स्ट ईयर में, हाँ वो काफी इंटरेस्टिंग कोर्स था, उसके प्रोफेसर भी बहुत अच्छे थे, एनालॉग सर्किट्स का कोर्स था, वो कोर्स अच्छा था, प्रोफेसर भी अच्छे थे, वो कोर्स भी अच्छा लगा मुझे। ओवरऑल फोर्थ ईयर के कोर्सेज में से डेटा स्ट्रक्चर हुआ, एल्गोरिथम्स का कोर्स हुआ, मशीन लर्निंग का कोर्स हुआ, ये सारे कोर्सेज मुझे बहुत अच्छे लगे। मोस्ट एंजॉयबल ईयर एट आईआईटी, मतलब फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक कौन से ईयर में फर्स्ट सबसे ईयर ज्यादा मजा फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर आया? नो एनी डाउट फर्स्ट स्पेसिफिक रीजन? ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ नहीं पढ़ा था, सब कुछ कॉमन था। फर्स्ट नए नए गए थे, कोई हॉस्टल के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था कि किसी तरीके का कोई आप अपने आजाद पंछी की तरह घूम रहे हो, कि ना आपके ऊपर कोई कुछ पूछ रहा है ना कुछ कर रहा है। मस्त पढ़ाई करने के कोर्सेज भी आपके 12th से रिलेटेड ही थे, उनका ही थोड़ा एडवांस वर्जन था, तो आपको समझ में आ रहे थे कि वो चीजें क्या है क्या नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, तो उसके साथ आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। नए नए गए थे तो नए नए दोस्त थे, नए दोस्त बनाए, सब कुछ कैंपस एक्सप्लोर करे थे, बाद में तो सब बोरिंग हो जाता है फिर तो। मोस्ट कंफ्यूजिंग ईयर इन आईआईटी, जब जिस साल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? थर्ड ईयर थर्ड ईयर सबसे थर्ड ईयर कंफ्यूजिंग से था, और सबसे कम ग्रेड भी थर्ड ईयर के अंदर ही आई। सबसे ज्यादा प्रेशर तो वैसे थर्ड सबसे ईयर में ज्यादा ही रहता प्रेशर है। भी थर्ड ईयर के अंदर, और सबसे सबसे अच्छे ईयर थे फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई और मस्ती। सेकेंड ईयर थोड़ा सा था कि जंप था, तो थोड़ा कर लिया, कोप अप कर भी लिया, थोड़ा पढ़ भी लिए, थोड़ा सा कर लिए। बट थर्ड ईयर में तो सेकेंड ईयर का एडवांस आया, जब सेकेंड ईयर ढंग से नहीं पढ़ा तो थर्ड ईयर को क्या समझ में आएगा किसी को। फिर थर्ड ईयर के बाद तो फोर्थ ईयर में तो कोर्सेज थर्ड ईयर से रिलेटेड थे ही नहीं, तो इसलिए वो हमें फिर से अच्छे लगने लगे। थोड़ा सा कोर्स करिकुलम उसका रीस्ट्रक्चर करके आप उसको इंटरेस्टिंग कर सकते हो कि थोड़ा उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें। बेस्ट फेस्ट इन आईआईटी कौन सा लगा, स्प्रिंग फेस्ट की क्षितिज? स्प्रिंग फेस्ट, नो डाउट नो डाउट। स्प्रिंग फेस्ट तो है ही, एंजॉय के लिए तो स्प्रिंग फेस्ट है। क्षितिज तो आप ठीक है, ये तो लर्निंग। लर्निंग है, कुछ करो कुछ आएगा कोई, बट इट्स वो ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है दोनों, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक 10 है तो एक 20, ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा मार्जिनली डिफरेंस है, बट स्प्रिंग फेस्ट तो है ही एंजॉयमेंट के लिए। फेवरेट लिंगो, मतलब केजीपी में अलग ही भाषा बोला जाता है कभी कभी, पहले तो फर्स्ट ईयर में आता ही नहीं था समझ में, बट आप फेवरेट जो लिंगो सीखा? एक ही चीज याद है, केजीपी का टेम्पो हाई है, और ये सब है, पॉल टू, पॉलिटिक्स को पॉल टू। थैंक्स अर्पित, दैट वाज ऑल वेरी एंटरटेनिंग चैट, वेरी इमोशनल जर्नीज दैट यू हैड शेयर्ड। मतलब आपको बहुत ही स्ट्रगल से भी जाना पड़ा, इवन बिफोर आईआईटी, एट आईआईटी, आफ्टर आईआईटी। तो होपफुली जो भी ऑडियंस या व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, स्ट्रगल्स आते हैं, सबके लाइफ में ही आते हैं, एंड उसको ओवरकम कैसे करना है उसके लिए ही लाइफ बना है। एंड श्योर, यही था हमारा एपिसोड। इफ यू found this interesting, please like and share with people that you know will find it interesting maybe. Again, this has been IIT podcast with your host Somnath, signing off.